अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपको मदीन के उन हिस्सों में ले जा रहे हैं जहां से एवैक्यूएशन का काम जारी है। मैं एक प्रोग्राम में कह चुका हूं कि सैलाब सिर्फ पानी ही नहीं होता, लोगों की ज़िंदगी को किस तरह तबाह करता है हमें उसके ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए। लेकिन पानी से भी हम नज़र नहीं हटा सकते क्योंकि असल में पानी ही तबाही का बायस बनता है। अब आप उन एरियाज़ की हालत देख रहे हैं जो पानी के नीचे हैं। इसकी वजूहात हम तफसील से बाद में बयान करेंगे कि पानी आया कहाँ से, इसका खराज होगा या नहीं होगा। लेकिन इस वक्त जो आपको साइट्स नज़र आ रही हैं, जो तस्वीर नज़र आ रही हैं, जो मनाजर नज़र आ रहे हैं, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी बड़ी तादाद में लोग मुतासर हुए हैं और कितने वसी पैमाने पर ये तबाही हुई है। ये वो रेस्क्यू ऑपरेशन है जो पिछले कई दिन से जारी है। यकीनन हमने पिछले साल के सैलाब में देखा है कि जब सैलाब आता है तो आपको सबसे ज़्यादा बोट्स की ज़रूरत होती है, लेकिन बोट्स के साथ आपके पास उन बोट्स की तफसील भी होनी चाहिए जहाँ से लोगों को निकालना है। बोट्स होने से एक फ़ायदा यकीनन ये होता है कि दूर दराज के इलाकों में आप पहुँच पाते हैं, लेकिन पानी जब हर तरफ फैल जाता है तो उन इलाकों के नामो निशान और उनकी डायरेक्शन जो है वो या तो गायब हो जाती है पानी के नीचे या तब्दील हो जाती है। बहुत सारे मुकामी लोग जो हैं वो बाहर निकलना पसंद भी नहीं करते, वो पानी के आने का इंतज़ार करते रहते हैं और जब पानी आता है तो फिर वहाँ से निकलने का एहतमाम करते हैं। पानी कितना ज़्यादा है, कितना गहरा है, ये बोट में बैठे हुए आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता। तो आप एक एजुकेटेड गेस के ऊपर बुनियाद करके रेस्क्यू ऑपरेशंस करते हैं और ये बोट्स दिन रात चल रही हैं। इनके चलाने वाले जो हैं हम उनसे भी बात करेंगे, वो आपको बताएंगे कि किस तरह पानी के अंदर रह रह कर उनके पैर गल गए हैं, वो जूते नहीं पहन पा रहे, लेकिन फिर भी दिन रात वो काम करते रहे हैं। और अभी तक 10,000 से लगभग लोग, और ऐन मुमकिन है जब ये प्रोग्राम आप तक पहुंच रहा हो इससे कहीं ज़्यादा लोग बोट्स के ज़रिए एवैक्यूएट किए जा चुके हों। तादाद में कमी बेशी हो सकती है, लेकिन एफ़र्ट का अंदाज़ा आपको होगा कि किस किस्म की एफ़र्ट की जा रही है। जब ये लोग यहाँ से निकाले जाते हैं उनके मसाइल दूसरे किस्म के हैं, लेकिन पहला जो इनका कंसर्न होता है वो ये कि किस तरीके से हम पानी के आने के बाद फ़ौरन निकलें। अगर एहतमाम हुज्जत पहले कर लिया जाता, उनको कन्विंस कर लिया जाता तो लोग निकल पाते, लेकिन जिन लोगों ने इन बोट के लोगों के साथ बातचीत की है और हमने पिछले साल भी सैलाब में देखा है, लोग अपना घर बार नहीं छोड़ते हैं। उनका ख्याल यही होता है कि 4 फुट पानी भी आया तो हम उसके अंदर गुजारा कर लेंगे, लेकिन ये पानी 4 फुट से कहीं ज़्यादा है। इसने लोगों को डबो दिया है और जब वो डूबने लगते हैं तो फिर बोट्स का इंतज़ार करते हैं। ये सीन हम आपको दिखा रहे हैं। सियासी तौर पर अवेयरनेस यकीनन अपनी जगह पर, लोग अभी भी निकलते हुए भी पार्टियों के झंडे लहरा रहे हैं, लेकिन इन पार्टियों के नुमाइंदगान हैं किस जगह पर, क्या पानी में से इनको निकालने में मदद दे रहे हैं? हम ये नहीं कहते कि पब्लिक के नुमाइंदगान जो हैं समुंदर के या नहर के पानी के अंदर डुबकी लगाएं और लोगों को मदद दें कि यहाँ से निकलें, लेकिन ज़मीन के ऊपर, और जब ज़मीन पर पानी आ जाता है यानी मुसीबत आ जाती है तो सिर्फ सियासी नारे से गुजारा नहीं होता। हमने ये भी देखा है कि इन इलाकों के अंदर लोग सियासी तौर पर अवेयर भी हैं, सियासी नारे के वो ग़ुलाम यकीनन हो सकते हैं, लेकिन अपने हकूक़ के बारे में अगर वो जानते तो झंडे लगाकर जब वो बाहर जाते तो एहतजाज यकीनन करते कि हमारे पास वो लोग क्यों नहीं पहुंच पाए जिनको हम वोट देते हैं। ये एक सियासी पहलू है, इसका तज़िया मैं बाद में करूंगा, लेकिन अभी भी जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, एक सितम ज़रीफ़ी आपको नज़र आती है कि जो इंतज़ामिया सियासी हुकूमत के ताबे उन तक नहीं पहुंच पाती, कम अज़ कम नारों की हद तक, सिम्बलिज़म की हद तक वो भी आपको झंडे लहराते हुए लोग नज़र आते हैं। अगर इनसे पूछा जाए कि इस तमाम एहतमाम से, सियासी निज़ाम के एहतमाम से उनको इन आफात के अंदर क्या मिलता है, तो शायद जवाब मनफी में होगा। लेकिन एक तरफ वो अपनी सियासत को नहीं छोड़ना चाहते, दूसरी तरफ ये भी जानते हैं बारहा कि उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा। बताएं कि क्या इंतज़ामिया ने क्या किया? यहाँ पर मैं यहाँ पे हमारी इंजोज है मेहरान मौज सोशल वेलफेयर, उसका प्रेसिडेंट हूँ, लॉ ग्रेजुएट हूँ। मसला ये है कि ये शहर सिविल इंतज़ामिया ने ये किया कि ट्रैक्टर ट्रालियाँ भेज दी हैं हमारे पास इधर, जो कुछ मिला था वो पहले ही उन्होंने बंदरबांट कर दी। अभी कोर कमांडर साहब ये आए हैं हमारे पास, यहाँ पे नहीं पीने का पानी है, नहीं यहाँ की लाइट है। यहाँ साइक्लोन में भी लाइट चलाई थी हमने, 60,000 kV से या 11,000 kV लेकर आए थे वो, और ये जो नेटवर्क है यू है या उन्होंने वो भी बंद कर दिया है। सबके बच्चे बाहर गए हुए हैं, उनसे कोई राब्ता नहीं हो रहा, यहाँ आटा नहीं मिल रहा। ये इलाका तो हमारी स्पीकर साहब फबीना मिर्ज़ा और डॉक्टर जुल्फ़कार मिर्ज़ा, वो तो यहाँ के लिए हमदर्द है, वो आते हैं, वो सब कुछ करते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ बहुत कुछ दिया था इनको, मगर अभी इस टाइम तो कुछ भी नहीं हो रहा ना।
यहाँ पे अभी आपा ने खुद ने वहाँ से गुलाटी से ट्रालियाँ भेजी हैं, 200-250 ट्रालियाँ इधर, जो लोगों ने रेस्क्यू किया और आर्मी की गाड़ियों ने किया है। बकाया ये है कि और होता तो कुछ नहीं है, पानी जो आ गया है वो कट नहीं दिलाया जाता कि एलबीडी में पानी जाए। एलबीडी का पहले भी सतह ऊपर है और यहाँ पे कोई खाने पीने की चीज़ या कोई इंतजाम का वैसे लोग यहाँ पूछने वाला है नहीं। मुख्तियारकार जो तहसीलदार आता है वो वहाँ पे बैठा होता है। लोग यहाँ 30 की चीज़ 60 में भी बेच रहे हैं, यहाँ पर कोई नहीं आता। ऐसे जो को फकत हमने बोला, उसने कोई कल व्यापारियों को बोला कि भाई एक तो लोग पहले मरे हुए, दूसरा तुम ये कर रहे हो। लिहाजा हमारी कोर कमांडर से अपील है कि मेहरबानी करें हमारे नेटवर्क भी बहाल करवाया जाए, पानी का बंदोबस्त किया जाए और इसको लाइट वालों को तंबी की जाए कि 66,000 kV चलाएं तो यहाँ पर लोगों को आटा वगैरह मिल सके। पानी जब हर तरफ फैल जाता है तो दहशत हर तरफ नजर आती है। दहशत आपको ज्यादा महसूस होती है जब पानी में से कहीं कहीं टूटे फूटे घर, जो थैचेट्स हैं बुनियादी तौर पर, जो झोंपड़ियां हैं लेकिन इसके अंदर इन्होंने खानदान समोए होते हैं, उनकी छतें आपको नजर आती हैं। इससे आपको पता चलेगा कि पानी की ऊंचाई कितनी है या इस जगह की गहराई कितनी है और क्या क्या गांव हैं जो इस ज़मीन के अंदर मौजूद थे जिनके ऊपर अब पानी है। यकीनन कुदरती आफात ना कोई क्रिएट करता है और ना ही इन कुदरती आफात से 100% निपटा जा सकता है, लेकिन गुर्बत की वो तवील दास्तान जो इन गोठों के अंदर फैली हुई है, कुदरती आफात की सख्ती को ज़्यादा महसूस करने पर मजबूर करती है। लोग महसूर हैं, खड़े हैं इंतज़ार में, अपने घरों की तबाही और बर्बादी का उनको इस वक्त मातम करने का भी वक्त नहीं है क्योंकि उनकी जान पर बनी हुई है। लेकिन जब ये पानी उतरेगा और कब उतरेगा एक बहुत बड़ा सवाल है, तो फिर उनको महसूस होगा और हमें पता चलेगा कि नीचे वाली तबाही क्या थी। इस पानी के नीचे हर तरफ सिंध के गांव बिखरे हुए हैं। हम ये जानना चाहते थे कि इस इलाके में इतनी तबाही कैसे आई, ये इतना पानी कहां से आ गया, इतना बड़ा मसला कैसे खड़ा हो गया। इस सिलसिले में हमने बात की वहां के ब्रिगेड कमांडर से, क्योंकि उस वक्त डीसीओ छुट्टी पर थे। ये सब कुछ जो तबाही हुई वो क्यों हुई और कैसे हुई? ये पिछले महीने की 12 तारीख से जो पानी का पहला स्पेल है इन रेन के लिहाज से, उससे ये सिलसिला शुरू हुआ। पहला स्पेल रहा 12 से 13 तक और फिर 27 से 28 दूसरा, फिर 1 से 2 और जो स्पेशली आखिरी स्पेल है 7 से 8 की दरमियानी रात को जो है, और ये आखिरी 2 स्पेल जिन्होंने 32 से 36 घंटे तक कंटिन्यूसली रेन की है, उससे ये डैमेज कॉज हुआ है। लेकिन ये अगर सिर्फ रेन की हद तक होता तो शायद इतना डिज़ास्टर ना होता। अनफॉर्चुनेटली तमाम सेम नलस और ख़ास तौर पे मेरे इलाके के अंदर मेरी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो LBOD है, लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन, वो सैचुरेशन से ऊपर हो गई, ओवर फ्लडेड हो गई और उसने एक्सट्रीम के ऊपर ऑल अलोंग सारी तबाही मचा दी। अगर आपको मैं नक्शे की मदद से समझाऊं तो ये वो इलाका है जो कि LBOD और KPOD वाला है। ये जो बिल्कुल बीच में आपको ब्लू लाइन से नज़र आ रहा है, ये सारे जब ओवरफ्लो हुए हैं तो दी एरिया विच इज़ मार्क्ड विद ये काले और सफ़ेद के साथ, ये आपको पूरा इलाका ये बेसिकली इसके अंदर पानी है और इसके अलावा और कोई खुश्क जगह यहाँ पे मौजूद नहीं। सो ये सारा इलाका इसने इसके अंदर इसको डिस्ट्रॉय किया और ख़ास तौर पे ये इलाका बदीन का है। बदीन की चारों यूनियन काउंसिल, 5 यूनियन काउंसिल, खाली बदीन को छोड़ दें, बाकी सारी बदीन की तहसीलें जो हैं वो सारी की सारी इसके अंदर आई हैं एंड दैट्स वाई ये इतनी तबाही इस इलाके के अंदर हुई। एंड वी आर कैरिंग आउट अ रेस्क्यू ऑपरेशन उस पर भी आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बारिश और उसके अलावा जो 2 बड़े ड्रेन हैं, एक तो LBOD का आपने जिक्र किया, दूसरा DPOD जिसका जिक्र किया, ये ओवरफ्लो हो गए, यानी इसमें पानी इतना ज़्यादा ऊपर से आ गया कि ये ओवरफ्लो हो गए। अब रेस्क्यू की नौयत क्या है, किस किस्म का रेस्क्यू आप कर रहे हैं और आपका मैंडेट क्या है यहाँ पे? मेरा मैंडेट जो है वो 2 हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रेस्क्यू करना है फ्रॉम द फ्लडेड एरिया, दूसरा हमने उनको इमीडिएट मेडिकल सपोर्ट फराहम करनी है। दिस इज़ द मैंडेट गिवन टू मी बाय पाकिस्तान आर्मी। और जितना आप इलाका ये देख रहे हैं पानी वाला, इसमें हमारे एज़ पर माई डिप्लॉयमेंट 9 पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम रेस्क्यू कर रहे हैं। और पेंगरियो जहाँ पे हम अब खड़े हैं तो इसके बिल्कुल साथ वी आर कैरिंग आउट अ रेस्क्यू ऑपरेशन एट अ मैसिव स्केल, बिकॉज दिस इज पेंगरियो इज एन एरिया विच हैज टेकन द ऑनस्लॉट ऑफ दी, अगर आप ये देखें दिस इज अ प्लेस पेंगरियो, तो यहाँ पे अगर ये मेरे इलाके के अंदर आते साथ ही ये पहली ऑनस्लॉट ये पेंगरियो लेता है। तो इस वजह से मैसिव ऑपरेशन इज गोइंग ऑन एज लॉन्ग एज रेस्क्यू इज कंसर्न इन दिस एरिया। रेस्क्यू मैसिव ऑपरेशन है, व्हाट इज अ रेस्क्यू इन दिस केस, क्या होता है? रेस्क्यू इज
टेकिंग द इंडिविजुअल्स आउट फ्रॉम देयर हाउसेस विच आर जो पानी के अंदर है और उनको महफूज मुकाम तक लाना. नाउ महफूज मुकाम इज़ नॉट द रोड, बल्कि उनको एक डेजिग्नेटेड आरवी के ऊपर वहाँ ड्रॉप करना. इवन इफ बोट से लाने के बाद हमें उन्हें अपनी गाड़ियाँ इस्तेमाल करके और उनको एक प्री डेजिग्नेटेड आरवी पे लाते हैं, जहाँ से फिर देन वी हैंड ओवर टू द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन टू टेक देम फर्दर टू रिलीफ कैंप्स. ये उनके अलावा है जो लोग खुद आ गए हैं, जो नहीं निकल पाते थे, आप उनको निकाल रहे हैं. जी हाँ, जो ये वैसे exactly. मूव हो गए हैं, वो हमने इससे पहले जब हमारी मॉनिटरिंग सिस्टम चल रहा था, वी वर फॉलोइंग, हमें मेट के सारे हालात हमारे पास आ रहे थे, तो हमारी डिप्लॉयमेंट भी बढ़ती जा रही थी और हम लोगों को वार्निंग्स भी देते जा रहे थे. और वो लोग उस वक्त इन जगहों को छोड़ के निकल रहे थे. ये वो लोग थे कि जो अपनी जगह को छोड़ नहीं रहे थे, और फिर जब अचानक ये ओवरफ्लो हुआ है और पानी आ गया उनके इलाके में, अल्टीमेटली वी हैव टू लॉन्च दिस रेस्क्यू ऑपरेशन थ्रू बोट्स. आपकी असेसमेंट क्या है कि आने वाले दिनों में या हफ्तों में यहाँ पे किस किस्म के चैलेंजेस हैं? मेरी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं. बदीन जो कि बैडली अफेक्ट हुआ है इससे, उसके अलावा टंडो मोहम्मद खान, थरपारकर, मिट्टी एंड ऑफ कोर्स दिस ठट्ठा डैमेज बिल्कुल नहीं हुआ, वो थ्रेटन भी नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी वाइज बदीन सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है. जब ये पानी का स्पेल निकल जाता है तो मुझे सिर्फ ये है कि रिहैबिलिटेशन में, इनके रिलीफ में और इनके रिहैबिलिटेशन के अंदर वो हाउ द सिविलियन गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू मैनेज दैट. और मेरे ख्याल में उसके बाद सबसे ज़्यादा तवज्जो हमें मेडिकल की तरफ देनी पड़ेगी, बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा पानी अरसा यहाँ रहेगा, जिससे काफ़ी सारा बीमारियाँ फूटने का अंदेशा है, उसको मैनेज करना पड़ेगा. रिलीफ आपके मैंडेट में फिलहाल नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है.